हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 8 दिसंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया के ग्रासलैंड्स के ऊपर। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कैसे इंडिया के ग्रासलैंड्स फ्रॉम वेस्टलैंड टू क्लाइमेटिक सोल्यूशन बन चुके हैं, जिसमें आपको मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से पास्ट टाइम में इंडिया के ग्रासलैंड्स को बहुत ही ज़्यादा अंडरमाइन किया जाता था, बट इस प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे वो एक क्लाइमेटिक सोल्यूशन बन चुके हैं, किस तरीके से उनका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब कंजर्वेशन की बात करूंगा तो यहीं पे आपको मैं खराई कैमल के बारे में बताऊंगा, वाइल्ड एस के बारे में बताऊंगा, और इनसे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हैं वो मैं बताऊंगा। कैंपा के ऊपर यहाँ पे पॉइंट्स हैं, मैं कैंपा समझाऊंगा, साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कैसे कैंपा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, होता क्या है बेसिकली ये। इसी आर्टिकल से आपको करीबन 3 से 4 पीवाईक्यूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर पुश किया है कि भाई वो लोग नेचुरल फार्मिंग कोर्सेज को स्टार्ट कर दें पूरी तरीके से। अब जब मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल फार्मिंग के कोर्सेज, वो भी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट होने के लिए, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? पॉइंट है व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग कोर्सेज। आपको ये समझाऊंगा कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको आईसीआर के बारे में बताऊंगा और कैसे यूपीएससी प्रोबेबल क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेट ग्रिड के ऊपर। अब यहाँ पे आपको पहली चीज तो बताऊंगा नेट ग्रिड क्या है, और जब कह रहे हैं कि इसका यूसेज बढ़ रहा है तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, और जो स्टेट्स हैं उनका क्या रोल है इस नेट ग्रिड प्रोजेक्ट में, वो मैं समझाऊंगा। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीएस 321 में क्वेश्चन भी पूछा है, एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोस्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन पॉइंट्स का सहारा आप देखोगे जब मैं आपको नेट ग्रिड पढ़ाऊंगा, तो आप देखोगे कैसे इंटरनल सिक्योरिटी में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने की क्षमता नेट ग्रिड रखता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ इसमें जो जो चैलेंजेस हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट की मीट हुई है दिल्ली में। यहाँ पे एस जयशंकर ने जो अपने पॉइंट्स रखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी इसका कंक्लूजन जब आएगा तब आर्टिकल में प्रॉपर तरीके से लेके आऊंगा। ये सिर्फ एक आपको ओवरव्यू प्रोवाइड किया ताकि आपका ब्रेन रेडी हो जाए, जो इन फ्यूचर 3 से 4 दिन बाद मैं लाने वाला हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बेनिन कंट्री में कूप का अटेम्प्ट हुआ है। अब यहाँ पे आपको समझाऊंगा कहाँ है ये बेनिन और कैसे यूपीएससी क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है, किस तरीके से कौन कौन सी कनेक्टिविटी बन सकती है, प्रोबेबिलिटी बन सकती है प्लेसेस इन न्यूज़ पे, वो मैं आपको बताऊंगा। यहीं पे एक और आर्टिकल आरएसएफ के ऊपर है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। वो इसी के साथ ले रखा है, बेसिकली छोटा सा स्नैप है, आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अगर कभी भी प्लेसेस इन न्यूज़ में ऐसा पॉइंट रखा जाता है तो आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब देखिए पहला आर्टिकल इतना बड़ा है, अब बच्चे इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे और सोचेंगे सर यहाँ से हम कैसे निकालें अपने लिए, पर्टिकुलरली यूपीएससी के लिए कैसे पॉइंट्स को निकालें। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप अब देखिए 2 से 3 मिनट में आपको मैं कैसे समझाता हूं और कैसे क्वेश्चंस को पिक करता हूं, ठीक है। तो पहली चीज क्या लिखे, ग्रास लैंड की जो सॉइल है, आप समझो ग्रास लैंड ऐसा लैंड जहां पे घास है, उसी को तो ग्रास लैंड बोलेंगे। हमेशा कभी भी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, उसका सिंपल साधारण हिंदी अनुवाद कर दीजिए। व्हाट इज ग्रास लैंड, मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे क्या है, घास है। सॉइल मतलब क्या है, वहाँ की मिट्टी, मतलब कहाँ की मिट्टी, जो घास वाली जगह होती है वहाँ पे जो मिट्टी होती है ग्रास लैंड सॉइल कहते हैं। तो अब ये कह क्या रहा है, ये आर्टिकल पर्टिकुलरली बात कर रहा है ग्रास लैंड्स को, जो हमेशा से, अगर हम पास्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत अंडरमाइन किया जाता था, उसको अंडरस्टिमेट किया जाता था। तो आपको मैं हर एक सीक्वेंस समझाऊंगा ऐसा क्यों होता था। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, इंडिया का जो सेमी एरिड ग्रास लैंड है, मतलब ऐसा जो सूखा भी है और थोड़ा सा ग्रीनरी भी है, पर्टिकुलरली अगर बात की जाए उनको मिस क्लासिफाइड किया गया एज अ वेस्ट लैंड। मतलब वेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है, मतलब साधारण सा उसका साधारण एक मतलब होता है कि वो एक बंजर भूमि है, मतलब वहां पे किसी भी तरीके से कोई भी चीज नहीं हो सकती है। लेकिन ये आर्टिकल कह रहा है कि ये जो इनको मिस क्लासिफाई किया गया है एज वेस्ट लैंड, ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है। इनमें सॉइल बिल्डिंग करने की, साथ ही साथ कार्बन स्टोर करने की बहुत ज्यादा क्षमता है। किसमें, जो भारत
भारत के ग्रास लैंड है। कौन से लैंड? जहाँ पे आपको घास देखने को मिलती है। अब सवाल उठता है कैसे कैसे अगर हम बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी रिच है, सॉइल को बिल्ड करने में मदद करता है, तो उसको वेस्टलैंड क्यों कहा जाता है? ये भी सवाल उठता है। तो वेस्टलैंड कहने का कारण इस वजह से क्योंकि ये कॉलोनियल लेगेसी में आता है। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ग्रास लैंड को एज अ वेस्टलैंड बनाया था क्योंकि यहाँ से उन्हें टिम्बर नहीं मिलता था। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पॉलिसीज थी वो भी इसी मिस क्लासिफिकेशन पे चलती चली गई। लेकिन अगर बात की जाए उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, तो जो डीप रूट सिस्टम्स होते हैं घासों के, वो सॉइल को, मिट्टी को स्टेबलाइज करते हैं, वाटर इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो और इरोजन होता है सॉइल का, उसे भी प्रिवेंट करने में ग्रासलैंड्स मदद करता है। साथ ही साथ जो बायोमास होता है वो ग्राउंड के बिलो काफ़ी ज़्यादा स्टोर होता है, और इससे वो एक स्टेबल कार्बन के तरीके से भी काम करता है। अगर बात की जाए यहाँ पे माइक्रोबियल लाइफ की, कल ही मैंने आपको माइक्रोबियल्स के बारे में समझाया था। तो ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे, और यही माइक्रोब्स न्यूट्रिएंट्स को साइकिल, न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग फॉर्म को चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, और बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैस्टोरलिस्ट को, जैसे मालधारीज और धनकर्स को। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो आपके ग्रासलैंड्स होते हैं ये एज अ मेजर कार्बन सिंक के तरीके से भी काम करते हैं, क्योंकि ग्रासलैंड्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ SOC, जिसका मतलब क्या है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि बहुत ही सेफ तरीके से स्टोर रहती है। ठीक है, पर्टिकुलरली इवन जब फायर लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ग्लोबल रिकॉग्निशन होता है अब धीरे 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 बढ़ रहा है ग्रासलैंड का। तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं, वहाँ पे क्यों बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ नहीं उग पाते हैं। तो आप उसमें से एक कारण क्या बोलोगे, फायर। फायर से क्या होता है कि वो जो बड़े बड़े पेड़ लगते हैं वो उतनी ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लोर, या फिर आप कह सकते हो कि वहाँ पे एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं ढंग से। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कैंपा रिस्टोरेशन की। महाराष्ट्र ने कैंपा रिस्टोरेशन जब बात हो रही है तो आपको पहले मैं समझाता हूं कैंपा का अर्थ क्या होता है। कैंपा मींस कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये क्या कैंपा एक्ट के द्वारा 2016 एस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली फंड है जो कि इंडस्ट्रीज से कलेक्ट करके फॉरेस्ट लैंड में डाइवर्ट किया जाता है। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए किनको, वो इंडस्ट्रीज जो कि फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करती हैं नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। तो जो फंड मिलता है उसी फंड से क्या होता है, उसी फंड से दोबारा जो फॉरेस्ट को डाइवर्ट कर दिया गया है कहीं और पे जाकर के एफॉरेस्टेशन होगा, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होगा, फॉरेस्ट का रीजनरेशन होगा। ये नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे कैंपा काम करती है, ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब बात करें महाराष्ट्र का कैंपा रिस्टोरेशन, तो यहाँ पे जो नेटिव ग्रासेस होती हैं, जैसे आप देख रहे हो डाइकैंथियम, फिर आप देख रहे हो क्राइस्पोगॉन, फिर आप देख रहे हो यहाँ पे सेंक्रिसस, तो ये सारी की सारी रिस्टोर की गई हैं अंडर कैंपा। अब सवाल उठता है सर ये किया क्यों गया, तो इसके भी सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये ग्रासलैंड्स हैं, और ग्रासलैंड्स की मैंने अभी बेनिफिट्स आपको बताए थे कि ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में, न्यूट्रिएंट्स को आगे बढ़ाने में, उस पूरे के पूरे जो लेवल होता है, ट्रॉफिक लेवल आप देखोगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सॉइल में कार्बन काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोर हो जाती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि कैंपा रिस्टोरेशन में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ पे एक और बात हुई है बन्नी ग्रासलैंड के ऊपर। अब बन्नी ग्रासलैंड में आपको यहीं पे खराई कैमल देखने को मिलेगा, यहीं पे वाइल्ड आइस देखने को मिलेगा। तो ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहा जाता था, बट यहाँ पे डैमेज क्यों हुआ, इन्वेसिव प्लांटिंग के द्वारा। ठीक है, अब ये जो इन्वेसिव है इसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है, मेस्क्यूट। तो अब आप ये समझिए व्हाट इज IAS, मतलब इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में आके इन्वेजन कर देती हैं, जो वहाँ का हिस्सा नहीं होती। और जब वहाँ का हिस्सा नहीं होंगी तो क्या होगा, वहाँ का जो एक ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही सीवियरली इम्पैक्ट होगा। जैसे प्रोसोपिस जूरीफेरा, ये मैंने आपको बताया था, वाटर हायसिंथ, इन सब के ऊपर UPSC ने क्वेश्चन पूछा भी है और मैंने आपको समझाया भी है अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कम्युनिटी की जो गवर्नेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। कैसे, मतलब जो कम्युनिटीज़ ग्रासलैंड्स में रह रही हैं वो आपस में एक साथ यूनिटी में कोऑर्डिनेट कर रही हैं। कैसे, रोटेशनल ग्रेजिंग कर रही हैं, बायोमास का हार्वेस्ट बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में कर रही हैं, और जो कम्युनिटी लेवल रिस्टोरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ मैंने आपको इतना कुछ बताया, अब देखते हैं UPSC 2019 का क्वेश्चन। एज पर लॉ कैंपा प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। अभी मैंने आपको समझाया एब्सोल्युटली यस। कहने पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी।
कभी भी अगर कोई चीज़ कही जा रही है कि भैया ये जो है मैंडेटरी है, अगर आप ध्यान दोगे आयुष्मान भारत के ऊपर भी पूछा गया था, इट इज़ मैंडेटरी फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू बी पार्ट ऑफ दिस स्कीम, तो ये गलत हो जाता है। कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं हो सकती डेमोक्रेसी में, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वन इज राइट वन। अब आप नोटिस करिए 2020 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बात किसके ऊपर कह रहे हैं, ग्रासलैंड्स के ऊपर बात कह रहे हैं, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको समझाया, द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड, लेकिन कह रहे हैं द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस, मतलब यहाँ पे जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाता घास के मैदानों में, तो वो क्यों नहीं हो पाता, तो मैंने आपको एक तो ही बताया, फायर तो एक कारण ही है, और क्या मैंने बताया, यहाँ पे सीजनल रेनफॉल होती है, मतलब प्रॉपर रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगी, तो ये भी एक कारण है। साथ ही साथ आप देखोगे जो हर्बीवोरस होते हैं वो ग्रेजिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अब ग्रेजिंग मतलब क्या है कि वो वहाँ पे घासों को खाते रहते हैं, तो पेड़ की बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप बोलते हो ना एक प्रॉपर तरीके से आप देखोगे प्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो क्योंकि हर्बीवोरस वहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में ग्रेजिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4 जो है वो एब्सोल्युटली राइट है। और बात की जा रही है बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, तो यहाँ बात क्या कह रहे हैं कि कैसे चेक में रखा जाता है इस चीज को, ठीक है। तो चेक में रखने के लिए अगर ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे 2, 3, 4 इज दी राइट वन। चलो अब बात करते हैं 2016 की। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज यूनिक अबाउट खराई कैमल। अब ये मैंने खराई कैमल क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे बन्नी ग्रासलैंड के ऊपर बात हुई थी। कह रहे हैं इट इज केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, एब्सोल्युटली राइट। अगर आप ध्यान दोगे तो बन्नी ग्रासलैंड गुजरात के पास आपको देखने को मिलेगा, और गुजरात में वहाँ पे जो कच्छ का रीजन है वहाँ पे ये खराई कैमल के पास कैपेबिलिटी होती है कि ये 3 से 4 किलोमीटर आराम तक ये तैर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इट सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स, यस एब्सोल्युटली यस। क्या अगर यहाँ पे लिखा होता इट ओनली सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स, तब वो स्टेटमेंट गलत हो जाता। इट लिव्स इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, क्या ये सही है, एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पे 1 और 2 इज दी राइट वन। अब आई होप आप समझ पा रहे हो कैसे ग्रासलैंड का आर्टिकल था, वहां से मैंने कैंपा कनेक्ट किया, फिर वहां से बन्नी से मैंने खराई लेकर के आया, और फिर अब देखिए एक और यहाँ पे पूछा गया क्या, अ सैंडी एंड सैलाइन एरियाज इन नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन स्पीशीज, ठीक है। द एनिमल हैज नो प्रेडेटर्स इन दैट एरिया बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। अगर आप ध्यान दोगे तो कौन सा है, तो यहाँ पे जो इंडियन वाइल्ड ऐसे हैं वो पाए जाते हैं बन्नी ग्रासलैंड में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इनको पूरी तरीके से प्रेडेटर्स बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है क्योंकि इनका जो हैबिटेट है उसका डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है। क्यों डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है अब आपको पता है, क्योंकि वहाँ पे लैंड यूज जो हो रहा है वो कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन थोड़ा थोड़ा देखने को स्टार्ट हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पे जो नेचुरल हैबिटेट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है डिफरेंट स्पीशीज़ का। आई होप आपको यहाँ तक एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब इस नेक्स्ट आर्टिकल में टू द पॉइंट अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं तो जो आपके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने कहा है कि भाई नेचुरल फार्मिंग को एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस देखा जाए, और साथ ही साथ कहा है कि अभी तक जो नेचुरल फार्मिंग होती थी वो एज अ एक बोलते हैं ना एक इलेक्टिव कोर्सेज के तरीके से आती थी, और वो पर्टिकुलरली 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में ही देखने को मिलती थी। लेकिन अब आईसीआर ने अर्ज किया है कि सभी इंस्टीट्यूशन, अब भाई साहब आप सभी लोग एक फुल फ्लेज्ड लेवल पे कोर्सेज को चालू कर दीजिए, मतलब एक प्रॉपर डिग्री बनाने की बात कही गई है। यहाँ पे कह रहे हैं जो आपका न्यू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होगा वो नेचुरल फार्मिंग का करिकुलम प्रॉपर तरीके से डाला जाए, और ये चीज़ ऑलरेडी फाइनलाइज की गई है, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है आईसीआर के द्वारा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, जिससे क्या हो, जिससे जो नेचुरल फार्मिंग है वो एक प्रॉपर कोर्स के तरीके से बनाया जा सके, ठीक है। चलो क्वेश्चन होता है व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग। फार्मिंग मतलब क्या होता है, खेती। नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक खेती, मतलब ऐसी खेती जहां पे प्रकृति का इस्तेमाल किया जाए। अब प्रकृति का इस्तेमाल किया जाए मतलब कोई फर्टिलाइजर, कोई भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होगा। नेचुरल प्रोसेस के ऊपर ये रिलाई करते हैं, जैसे काउ डंग हो गया, मल्चिंग हो गया, सॉइल के माइक्रोब्स को मेंटेन करना, मिक्स क्रॉपिंग को करते रहना, और सॉइल के डिस्टर्बेंस को बहुत ही मिनिमम रखना। अब ये जो मैंने पॉइंट बोला मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला हुआ है। अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं तो आपको ये बात पता होगी, यहाँ पे चीज डाली गई थी मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, ये किसके रिगार्ड में देखा जाता है, तो वहां पे जीरो टिलेज के ऊपर ये चीज क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि ये इंपैक्ट क्या पड़ेगा, नेचुरल फार्मिंग के जो कोर्सेज होंगे तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो जो ग्रेजुएट्स होंगे उनको स्किल्ड होंगे, वो स्किल्ड ग्रेजुएट होंगे, उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होगी फार्मर्स के लिए, केमिकल फ्री फूड पुश होगा।
अगर नेचुरल फार्मिंग होगी तो इसमें एक प्रॉपर लेवल पे साइंटिफिक रिसर्च होगी। अब साइंटिफिक रिसर्च होगी तो जो केमिकल फ्री फूड है वो पुश होगा। जब वो पुश होगा तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फार्म की कॉस्ट लोअर हो जाएगी, सॉइल का रिवाइवल होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो क्लाइमेट बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। रूरल जॉब्स भी क्रिएट होंगी और रिसर्च भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। रूरल जॉब कैसे क्रिएट होंगी? क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ नेचुरल इनपुट्स में आएंगी, सर्टिफिकेशन होगा, एडवाइजरी, सप्लाई चेन बनेगी और इन सब से क्या होगा? इन सब से नेचुरल फार्मिंग एक काफ़ी अच्छे लेवल पे जाएगी। और आगे चल के क्या होगा? यहीं पे इसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन भी होगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की बात हो तो आपको पता होना चाहिए एपीडा के बारे में, जो एक्सपोर्ट की एक रेगुलेटरी बॉडी भी कही जाती है। ठीक है, चलिए अब यहां मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया, एपीडा के बारे में बोला। और एज इट इज क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर क्या है? एनपीओपी इज ऑपरेटेड अंडर गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या ये सही है? नहीं, ये एब्सोल्युटली गलत है। यूपीएससी कभी भी कहे कि ये एक्स बॉडी अंडर वाई बॉडी के काम कर रही है तो वहां पे हाई चांसेस होंगे स्टेटमेंट गलत होगा। कह रहे हैं एग्रीकल्चर और जो आपका एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एज ए सेक्रेटरीट काम करती है टू इम्प्लीमेंट एनपीओपी। तो यहाँ पे क्या है? जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है इंडिया में उसका सर्टिफिकेशन देने में काफ़ी ज़्यादा एपीडा मदद करती है। सिक्किम एक इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली 2 और 3 इज दी राइट वन। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैंने क्यों यहाँ पे एपीडा से कनेक्ट किया, ताकि आपको समझ में आ सके। पर्टिकुलरली नेचुरल फार्मिंग से मैंने आपके लिए कनेक्टिविटी थी। फिर यहाँ पे कह रहे हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं किसके ऊपर बात हो रही है? नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बात हो रही है। कह रहे हैं कि द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। आपको करना क्या है? आपको सिंपल तरीके से एक एक लाइन को बहुत ही डिटेल फॉर्म में पढ़िए। आप डालिए कि व्हाट इज CCAFS, नेट पे डालिए और डाल के अपने दिमाग में सोचिए कि इसमें क्या सही हो सकता है। अगर आपको मैं हिंट दूं यहाँ पे, कोई ऐसे स्टेटमेंट जो बहुत ही जेनरिक साउंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये तो होंगे ही होंगे, मतलब यहाँ से आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे। जैसे लिखा है प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरीड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या ये सही है? यस। अगर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको एक आइडिया लगा होगा। फिर कह रहे हैं जो आपका इक्री सैट है इज वन ऑफ दी CGIARS रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं वन ऑफ दी, तो यस इट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स में आपको सही लगेगा। और आप अगर और ध्यान से इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो ये किसके द्वारा लेट किया जा रहा है? क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के द्वारा। तो ये और ये कनेक्ट हो रहा है। अब अगेन ये तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक अप्रोच बता रहा हूँ, बट आपको ये एक बार पढ़ना पड़ेगा कि CCAFS क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगी सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे विच इज ऑन NatGrid। अब ये क्या कह रहा है? इंडिया का एक रियल टाइम डेटा एक्सेस प्लेटफॉर्म है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। मतलब जितनों जो आपकी इंडिया में सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा? उस प्लेटफॉर्म पे एक प्रॉपर डेटाबेस बना होगा हर उस क्रिमिनल का, हर उस इंसान का जो कि डाउटफुल लग रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे 45,000 रिक्वेस्ट पर मंथ मिल रही है। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो इंफॉर्मेशन को डिमांड कर रहे हैं, मतलब मांग रहे हैं। किससे? NatGrid से, NatGrid प्लेटफॉर्म से। आपको समझ में आज क्या होगा NatGrid कर क्या रहा है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ग्रेन ट्रैक्शन। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया जो इंडिया ने बनाया था 26/11 के बाद इंडिया ने NatGrid को बनाया था, क्योंकि उसकी उस समय डिमांड उठी थी, जिसमें रखा गया कि भैया ऑपरेशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए अलग अलग एजेंसीज में, अलग अलग स्टेट्स में। तो एक ऐसा डेटाबेस बना दिया गया, पोर्टल बना दिया गया, जहां पे क्या होगा? यहाँ पे जो आपकी 10 सेंट्रल एजेंसीज थी उन तक लिमिटेड किया गया। लेकिन अब स्टेट में इवन तो एसपीज के पास एक्सेस है कि इस पोर्टल पे जाएं और आधार का जो ड्राइविंग लाइसेंसेस होते हैं, अलग अलग एयरलाइन ट्रैवल्स, बैंक रिकॉर्ड्स, सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे एक इंसान की कनेक्ट हो जाएगी। जो भी अगेन ऐसा नहीं कि सारे के सारे सिटीजन का हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। वैसे लोग जिनके ऊपर डाउट्स है उनके ऊपर ये सारा का सारा पोर्टल बनाया जाएगा। और इस
चीज़ को लेने के लिए किसी भी एफआईआर की ज़रूरत नहीं होगी। ये सिंगल प्लेटफॉर्म का एक्सेस है। इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग मल्टीपल डिपार्टमेंट, नेटग्रिड्स जो होगा वो एक ही जहाँ पे सारी चीज़ों को देगा। तो जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि भैया आप इसको और एक्सप्लोर करिए, आप इसको एक्सपैंड करिए, जिससे हम इस चीज़ का इस्तेमाल और कर सकें, ताकि जो इंटरनल सिक्योरिटी है वहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ पे कह रहे हैं हाउ नेटग्रिड वर्क्स, मैंने पर्टिकुलर लिखा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट डेटाबेस को कनेक्ट किया जाता है एक सिक्योर प्लेटफॉर्म में, और यहाँ से जो एजेंसीज होती हैं वो आसानी से पुल कर सकती हैं आधार, बैंक रिकॉर्ड, टेलीकॉम, ये सारा काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। पर्टिकुलरली केवल ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स ही इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई एफआईआर की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने के लिए। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पे फास्टर इंटेलिजेंस होगा, प्रिवेंशन ऑफ टेरर एंड ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो लेयर्स होंगी वो सारी की सारी हट जाएंगी और एक जगह पे डीले हटेगा तो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ का एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही साथ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा, साइबर क्राइम की ट्रैकिंग भी सपोर्ट होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेंगी। अगर मैं आपको बताऊँ की चैलेंजेस इसके, तो पहली चीज़ क्या है, इसका एक्सेस और टेक्निकल डिलेस काफ़ी हैं। अब यहाँ पे डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसिव सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रहेगा तो इससे मिसयूज का भी खतरा बढ़ जाता है। ट्रेनिंग का भी कहीं बहुत बड़ा गैप है इसमें, क्योंकि बहुत सारी स्टेट यूनिट्स हैं जिनके पास एक प्रॉपर टेक्निकल स्किल नहीं है इस प्लेटफॉर्म को फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए। साथ ही साथ जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होता है वो भी लैक करता है। अब यहाँ पे क्या है कि डिपेंडेंस किस पे हो रही है, जो प्राइवेट डेटा सेट्स हैं उनके ऊपर, जैसे एयरलाइन हो गया, टेलीकॉम हो गया, इन सब के ऊपर एक प्रॉपर पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है कि ये डेटा को शेयर करें अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है उस परिस्थिति में। तो ये सब क्या है, ये सारे की चैलेंजेस जो आपको पता होना चाहिए। अब फिर बात करते हैं यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट की, या हेरिटेज मीट जो हुई है, उन्होंने इस चीज़ को क्या बोला। अब उस पर जयशंकर ने एक बात बोली कि भैया जो वर्ल्ड है वो एक बहुत ही ज़्यादा मल्टीपोलर बन रहा है, तो जो कंट्रीज़ हैं उनको एक डीपल मल्टीलैटरल कोऑपरेशन करना होगा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करनी होगी, कल्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये 20th यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी की सेशन चल रहा था, जहाँ पे कहा गया भैया जो ग्लोबल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना होगा, पर्टिकुलरली इंटेंजिबल हेरिटेज। अब ये जो चीज़ करने को कही गई है उससे होगा क्या, उससे होगा ये सबसे पहली चीज़ तो होगा कि जो आपका ट्रेडिशनल इनहेरेंट आपका एक कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ गार्ड हो जाएगा, और आपकी जो इनहेरिटेंस है अगर आप उसको नर्चर करोगे और नर्चर करके अगर फ्यूचर जनरेशन को पास करोगे तो फ्यूचर जनरेशन को भी इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि जो हमारा ट्रेडिशन था वो किस तरीके से काम कर रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे वार्निंग भी दी कि जो डोमिनेट और जो साइडलाइन कर देते हैं कल्चरल आइडेंटिटीज़ को, कैसे जो कोलोनाइजेशन हुआ वहाँ पे जो कोलोनाइज आपकी कॉलोनीज थी या फिर जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक बेसिक सा क्या काम किया था, उन्होंने कल्चर को पूरी तरीके से इरोड कर दिया। उन्होंने अपने कल्चर को प्रायोरिटी दी, जहाँ पे मेन फोकस क्या रखा गया, उन्होंने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि भैया हमारा कल्चर सुपीरियर है कंपेयर टू दी अदर कंट्री जहाँ पे उन्होंने कोलोनाइजेशन कर रखा है। तो ये यहाँ पे अब जो रिवाइवल हो रहा है इन सब चीज़ों का, जहाँ पे मेन पॉइंट क्या रखा जा रहा है कि जो डीकोलोनाइजेशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो माइंडसेट एक चेंज हो चुका है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगा, वो होगा कि जब आपका जो इनहेरिटेंस मिला है, जो कल्चरल इनहेरिटेंस हो रखा है, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, उसको चेरिश किया जाएगा, और जो ग्लोबल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो इंटेंजिबल हेरिटेज है वो फ्यूचर जनरेशन को पास हो पाएंगी। अब यहाँ पे मैंने आपको इतनी ही चीज़ें इन बेसिक भाषा में समझा दी हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको भी डिटेल में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 से 3 दिन बाद फिर से इसके ऊपर आर्टिकल आएगा, तब मैं आपको और डिटेलिंग करूँगा इसकी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, अटेम्प्टेड कूप इन बेनिन। पहले आपको समझा देता हूँ ये वाला पार्टिकल, फिर उसके बाद आपको ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया जो आरएसएफ है, आरएसएफ मतलब सूडान के बारे में बात हो रही है। सूडान में क्या रीजन है, कॉर्डोफैन, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। कई बार मैंने सूडान के बारे में बताया था, साउथ सूडान के बारे में बताया क्या है कैसे है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कूप की सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी सिटी है, अल फशेर सिटी के बारे में काफ़ी मैंने बताया। तो आपको करना क्या, आपको जो इसमें बेसिक प्लेसेस इन न्यूज़ है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आप सिंपल इसको लिख लो, कॉर्डोफैन, ये किसके रिगार्ड में बात होती है, आप बोलोगे सर ये बात होती है सूडान के रिगार्ड में, दैट इज इट, ठीक है। अब हम बात करें किसके बारे में, कोटोनो के बारे में, ठीक है। अब ये किसके रिगार्ड में है, बेनिन। अब ये बेनिन कहाँ पे है, तो आप अगर वेस्टर्न अफ्रीका का रीजन देखोगे तो वहाँ पे आपको बेनिन कंट्री दिखेगी।
तो हुआ क्या यहाँ पे? हुआ ये कि यहाँ पे कुछ जो आपके सोल्जर्स थे, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ने ये स्टेट टेलीविज़न पे आके बोला कि उन्होंने जो बेनिन के प्रेसिडेंट है उसको हटा दिया है और कूप को डिक्लेयर कर दिया है। बट ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना ये क्या है, बेनिन कहाँ पे है, फिर जो आपका कोटोनू है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ये रहा बेनिन। फिर आप नोटिस करो यहाँ पे क्या है, नाइजीरिया, यहाँ पे क्या है, टोगो, और ये क्या है, गल्फ ऑफ क्यूनिया है। यहीं पे बुर्किना फासो है जहाँ पे ऑलरेडी कूप हो चुका है। और अगर ये रीजन देखेंगे बेटा आप, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा साहिल रीजन में आ रहा है। यही तो है नाइजीरिया, यही तो है बेनिन। आप कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, चलो आप नोटिस करो, जो साहिल रीजन है ये कौन सा रीजन है? बेसिकली ट्रांजिशन जोन होता है। जो डेजर्ट का एरिया और जो ग्रीनरी है, इन दोनों के बीच के ट्रांजिशन जोन को हम लोग साहिल रीजन कहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी दिखती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कूप्स भी देखने को मिलते हैं। और वही सिचुएशन पे पूछा गया, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। इज इट सो? एब्सोल्युटली सही। यहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हैं, क्या ये सही है? यस, इट हैज़ बीन डन इन रीसेंट पास्ट। इफ यू नोटिस केयरफुली, तो यहाँ पे कई मिलिट्री टेक ओवर्स हुए हैं, पर्टिकुलरली साहिल रीजन में। ठीक है, आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।